अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं ज़ैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। बहुत सारी आप लोगों की क्यूरीज आ रही थी, स्किन रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग कर रहे थे, तो आई थॉट व्हाई नॉट हैव अ गेस्ट जिससे हम वो सारी की सारी क्यूरीज और आपके ही बताए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम करें और अच्छे रिजल्ट्स ले सकें, स्किन को अच्छा कर सकें और एक हेल्दी स्किन गोल्स जो हैं उनको अचीव कर सकें। तो उसी के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत प्यारी सी और अच्छी सी डॉक्टर तैयबा जाहिद, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सबसे पहले तो अपनी खूबसूरती का ही राज बता दें कि क्या आपने ये पढ़ के कुछ ऐसा किया है या हमेशा से ही ऐसे थी? नहीं ये पढ़ के किया है। पढ़ के किया है? ओ माय गॉड, हम तो अब ना आपके और फैन हो जाएंगे इसके बाद। ये छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, छोटी छोटी Okay. इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो अपने ऊपर करनी पड़ती हैं। ओके, व्हेन यू एज तो आपको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं स्किन पे, ताकि आप फ्रेश हेल्दी लुक दे सकें, जैसे मरियम नवाज देती हैं। ओ माय गॉड, आपने एक वो इंस्पिरेशन की बात कर ली है और कुछ आपको देख के ना उनसे रिजेम्बलेंस भी आ अच्छा, रही ये है मुझे आपकी। काफी सुनने को मिला है। हाँ, क्योंकि आपका ये टी जोन एरिया स्पेशली जो है ना, ये कुछ रिजेंबल करता है। बस कहीं आपने सेम प्रोसीजर्स खुद पे तो नहीं किए? वैसे हाँ अगर जी, आप कुछ हमें ऐसा ही बताएं कि ये क्या प्रोसीजर्स हैं जो हम भी करवा सकते हैं और किस एज से शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। एक्चुअली हम जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स है ना, वो इसलिए करते हैं ताकि हम यूथफुल रह सकें। ठीक है। ठीक है, एज वी एज तो हमारी स्किन से कोलेजन शेड ऑफ होना शुरू हो जाता है। हम्म। तो हम 25 साल की उम्र से भी, इवन ये लोगों को सुनने में बड़ा लगेगा, और 25 ईयर्स की एज से हम एस्थेटिक प्रोसीजर स्टार्ट कर देने चाहिए। स्पेशली जिन लड़कियों को एक्नी का इशू है, एक्नी स्कार मार्क्स हैं, तो वो ज़रूर अपना ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एज है पुबर्टी की एज जो है 20s के अराउंड, कि एक्नी वगैरह बर्स्ट आउट होना शुरू हो जाते हैं। That's तो true. हम उस लाइक ये PRP एक प्रोसीजर होता है जिससे हम स्कार मार्क्स को ट्रीट कर सकते हैं, अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रोसीजर्स हमें स्टार्ट कर देने चाहिए और फिर मेजर प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाहिए। तो आप इसमें ये हमें बताएं कि जैसे आप कह रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने कैसे वो खूबसूरती, एक जो उनके चेहरे पे ग्लो होता है ना हर टाइम पे, वो किस तरह से होता है? मुझे यकीन है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर्स लेती रहती हैं, इन्वेस्ट अच्छा। करती रहती हैं अपनी स्किन के ऊपर। इसी तरह हमारी एक्ट्रेसेस देख लें और मॉडल्स देख लें, बल्कि अब तो माशाल्लाह से हमारी जितनी भी पढ़ी लिखी ख़वातीन है, सबको अवेयरनेस है। वो ये जो ओरल मेडिकेशंस हैं या टॉपिकल जो लगाने के लिए क्रीम्स हैं, उनसे ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि वो एस्थेटिक सेंटर आके अपनी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और जो उनकी स्किन के लिए बेहतर है वो इस्तेमाल करना शुरू करें या वो प्रोसीजर करा दें। बिल्कुल ठीक है। एंटी एजिंग में हमारे पास काफ़ी प्रोसीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम वो सीक्वेंस वाइज फिर बात करेंगे। एंटी एजिंग में जो हम बात कर रहे होते हैं उसमें हम स्पेसिफिकली अपने आई के अराउंड सबसे पहले हम देखते हैं लाइंस, रिंकल्स ऐसे ही जो है, शुरू होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो है सनब्लॉक। ठीक है। ये सुनने में तो लगेगा सनब्लॉक, लाइक सनब्लॉक इज रियली, आप समझो शील्ड है आपके लिए। ठीक है। और वही आप अगर खाली लगा लेना और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बहुत कुछ मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सनब्लॉक का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा। नॉट ओनली कि इफ़ यू वॉक आउट तो अप्लाई करें, इवन घर में भी इफ़ यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ स्टोव, चूल्हे के सामने जा रहे हो, तब भी यू हैव टू अप्लाई द सनब्लॉक। ठीक है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं और मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं। स्टार्ट करें, कहना बताना शुरू करूं? जी जरूर। अच्छा, छोटे छोटे प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास PRP सबसे पहले एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है, जिसमें हमारा ब्लड लेकर उसमें से वाइट सेल्स को सेंट्रीफ्यूज मशीन में अलग करके, लोग कहते हैं हमारा ही ब्लड हमारे ऊपर लगा दें, एक्चुअली इट्स अ बिग हीलर। एग्जैक्टली। फिर जब हम हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिनके साथ हम वो जो ब्लड हमने निकाला है, वाइट ब्लड सेल्स, वो हम आपकी स्किन पे डालते हैं, तो वो एक्चुअली स्टेरलाइज पंक्चर्स के थ्रू हीलिंग एजेंट आपकी स्किन के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है। आपका कोलेजन बूस्ट अप कर रहा है। बिल्कुल ये ठीक है। बहुत समझ लो हल्का और इकोनॉमिकल प्रोसीजर है। लेकिन जो PRP पेन के साथ और इंजेक्शंस के साथ होती है, ये पेनफुल नहीं होती? हाँ, बिल्कुल पेनफुल नहीं होती है। अच्छा, हाँ, जैसे आपने अभी बात की कि अंडर आई रीजन में सबसे पहले एजिंग नमूदार होती है। इट्स रियली ट्रू, क्योंकि जो अंडर आई रीजन की स्किन है वो सबसे ज्यादा थिन है। ठीक है, एज कम्पेयर टू चीक्स और अदर एरिया। तो जो वहाँ की स्किन है वो सबसे ज्यादा थिन है, और सबसे ज्यादा इशू ही मेरे पास इस टाइम यही आता है, डार्क सर्कल्स
रिंकल्स अंडर द आई, तो इसको भी हम बचाने के लिए यही कर सकते हैं कि हम कोलेजन इंडक्शन शुरू करा दें अंडर आई रीजन में। वो कैसे करते हैं? हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से कोलेजन बूस्टर्स हैं जो हम अंडर आई एरिया में इंजेक्ट करते हैं, और मैंने खुद देखे उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो अगर हम ये कहें कि हम साल में एक दफ़ा ले लें, सप्लीमेंट्स खा लें, जितने मर्जी सप्लीमेंट्स खा लें, HCL ने उसको तबाह कर देना जाके स्टमक में, नहीं वो तो काम नहीं चलेगा। ओहो, तो फिर इसकी कोई ट्रॉपिकल एप्लीकेशन जो है वो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन, यस ट्रॉपिकल एप्लीकेशन अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन कुछ एस्थेटिक प्रोसीजर आपको कराने पड़ते हैं जब आप ज़्यादा एजिंग की तरफ जा रहे हो, तो स्पेशली 35+ में। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने हमें बताया कि जी अंडर आई को किस तरह से ट्रीट करना है। आप जो बात कर रही हैं सन ब्लॉक की, अब सन ब्लॉक हमने मेकअप के नीचे अप्लाई करना है, मेकअप के ऊपर अप्लाई करना है, और उसको अप्लाई करने के बाद स्किन बड़ी ग्रीसी सी हो जाती है, तो उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? आजकल बड़े अच्छे सनब्लॉक आ गए हुए हैं जो कि सीबम कंट्रोल करते हैं। आप क्या करें कि अपना प्राइमर लगा लें सबसे पहले फेस के ऊपर, उसके बाद जो भी आपने बेस या जो भी डे क्रीम यूज करनी है उसके अंदर सनब्लॉक को मिक्स करके फेस के ऊपर लगाएं, ऐसा ग्लो आएगा ना, परफेक्ट, तो आपको तो बेस की जरूरत भी नहीं रहेगी। ओह दैट्स नाइस। तो सनब्लॉक तो आपका समझ लें ओढ़ना बिछोना होना चाहिए, दिन रात आपने लगाना, स्पेशली ये हॉट वेदर। कितने आवर्स तक जो है हमारा सनब्लॉक लास्ट करता है? 6 hours ऑलमोस्ट, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इफ यू आर स्वेटिंग तो अप्लाई इट अगेन, वजू कर रहे हैं उसके बाद दोबारा लगाना ही पड़ता है फिर। बिल्कुल सही है। तो जब भी फेस वॉश करें तो क्या फेस वॉश के साथ ही वॉश करना चाहिए? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इससे तो आपका सारा मॉइस्चर जो है फेस का वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाएगा। फेस वॉश आप करें दिन में एक बार मैक्सिमम या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। क्लिनजिंग की आदत डाल दें, ठीक है, क्लींजर यूज करें, बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं उनका, आप कॉटन पे लगा के क्लींजर यूज करें। अपना मेकअप रिमूव के बगैर कभी मत सोएं। ये जो लड़कियां कहती हैं ओ माय गॉड आज जो इतना महंगा मेकअप कराया, आज तो हमें 3 दिन तक लगा रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो लास्ट करता है 3 दिन? ऐसे बस एक वो होता है कि इतना 25,000 का तो मेरे जैसे बंदे को तो नींद ही ना आए कि भाई मेकअप लगा हुआ है। कुछ लोग हैं जो कि मेकअप के साथ ही सो जाते हैं, तो फिर वो अपनी स्किन का तबाह कर देते हैं, फिर एक्नी बर्स्ट आउट होता है और आपका ऑयल कंट्रोल नहीं हो पाता। तो हमेशा मेकअप को रिमूव करें। आप इवन जैसे वर्किंग लेडी हैं, आप मॉर्निंग में कहीं जा रहे हो, आप घर आ रहे हो, तो फौरन अपना मेकअप रिमूव करो। अच्छा, मैं जैसे आपने वर्किंग लेडी की बात की, रूटीन क्या होनी चाहिए? सुबह उठते ही स्किन पे क्या लगाएं, दोपहर रात क्या होना चाहिए सारी रूटीन? अच्छा, सुबह उठते साथ ही आप जब घर से निकलने लगे हो तो आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। उसके बाद हल्का फुल्का सा मेकअप करके जब आप जा रहे हो, व्हेन यू आर कमिंग बैक, तो फिर आप वो करें, क्लिनजिंग करें। सबसे पहले आप कॉटन के साथ क्लिनजिंग करें। क्लिनजर ले लें, कोई भी, बहुत मार्केट में अवेलेबल है अच्छे क्लिनजर्स, हाँ, तो वो आप यूज़ करें, ठीक है। तो उसके बाद आप हियालुरोनिक एसिड सीरम्स मिलते हैं, वो लगाएं। अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो विटामिन सी यूज़ करें। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन नेवर गो फॉर विटामिन सी, वो एक्नी बर्स्ट आउट कर देता है। बस ये छोटी मोटी सी रूटीन्स हैं कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें अच्छा, ताकि रिंकलिंग ना हो जल्दी। अगर हम अपनी स्किन को वाइटनिंग की तरफ लेके जाना चाहें तो क्या उसके लिए कोई सप्लीमेंट्स हैं जो हम खा सकते हैं, जैसे ग्लूटाथायोन, विटामिन सी कहते तो हैं? जी खाए जा सकते हैं। क्या दे वर्क? ये नहीं है कि आप स्नो वाइट बन जाओगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ग्लूटाथायोन, एक्चुअली विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है, अच्छी चीज है, बुरा नहीं। विटामिन डी भी ऐड कर ले अपनी डाइट में, बोन्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी, बोन्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी। एग्जैक्टली, बाल अच्छे हो जाएंगे। लोगों का ना एक फीमेल्स का मिसकंसेप्शन है कि हम विटामिन देंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा। हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो खाने से ही होगा, विटामिन से नहीं होगा। अच्छा, ये मैंने बहुत पेशेंट्स ने मुझे ये बात कही है, आपने हमें ये विटामिन कहे थे, लेकिन मेरा इससे तो बहुत वेट गेन हो। ऐसे ही है, ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है। अच्छा, स्पेसिफिकली मेरे पास तो बहुत पेशेंट्स आते हैं जो आके कहते हैं कि जी सिर्फ मेरी डबल चिन जो है वो कम कर दो, मेरे आर्म फैट को। तो मैं तो उनको यही कहती हूँ कि ओवरऑल बॉडी पे काम करें। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ जादू है? मेरे पास है जादू। हाँ, वो क्या जादू है, हमें वो बताएं। अच्छा, मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगी, मगर हमारे पास ना बहुत अच्छे लिपोलिटिक इंजेक्शंस हैं। दीज आर द इंजेक्शंस जो कि फैट को मेल्ट कर देते हैं। आपने वो स्पेसिफिक एरिया में लगाने हैं, जैसे कि डबल चिन हो गई या आर्म रीजन हो गया, जिस एरिया के लिए आप कंसर्न है, हम वो इंजेक्ट कर देते हैं वो मेडिसिन। कितना वो लंबा प्रोसीजर होता है और कितने सेशंस होते हैं? हाँ, सेशन वेरी करता है, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द फैट।
मे बी वी हैव टू टेक 2 सेशंस, मे बी 3 सेशंस, यानी कि इस तरह हमें रिपीट करना पड़ता है। और यकीन माने इसके बहुत क्लाइंट्स हैं। अच्छा, आपको विजिट करने के लिए इंसान का पर्स कितना को भारी होना चाहिए? अच्छा, ऐसा है कि स्टैटिक प्रोसीजर्स नो डाउट एक्सपेंसिव हैं, कॉस्टली हैं, क्योंकि सारी चीजें इंपोर्टेड हैं। ठीक है, जितनी भी प्रोडक्ट्स, मशीनरी ऑफ कोर्स, उसके बाद सिरम्स, अगर एक सिरम भी लग रहा है तो वो भी हजारों का। एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि जो आप लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने ये अजीब अजीब से सीरम्स बाय करते रहते हैं अपनी मर्जी से डिफरेंट ब्रांड्स के, तो वो भी बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। वो ना करें ना, सेविंग कर ले, 6 महीने बाद आके स्टैटिक सेंटर में कुछ ना कुछ करा लें तो बेहतर है। डन हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा जो गर्मियों में अक्सर ये सुनने में बात आती है या क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि क्या गर्मियों में हमें लेजर की तरफ नहीं जाना चाहिए? लेजर फॉर हेयर रिमूवल? हाँ, नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। लाइक कि नहीं जी, डायरेक्ट सन एक्सपोजर होता है तो हमें जी नहीं जाना चाहिए, तो क्या कुछ सच्चाई है? सेफ लेजर्स हैं, FDA अप्रूव लेजर्स हैं अब तो, डायोड हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, लेजर्स की बात आपने कर दी, बहुत अच्छा किया। लोगों के माइंड में ना ऐसा मिसकंसेप्शन है कि हमने लेजर का एक सेशन लिया और जिंदगी भर के लिए बाल गया। ओह माय गॉड, ये हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, एक तो आप ये भी प्लीज मिसकंसेप्शन दूर करें कि अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं एग्जैक्टली, तो आप लेजर नहीं करा सकते। ट्रू। फिर तो लेजर दुनिया की अमेरिका से ले आए हैं, कोई मशीन ही नहीं बनी जो कि वाइट बालों को खत्म कर सके। इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप किचन एरिया में लोगों को स्पेशली या फेस पे जो बॉर्डर कर रहे हैं हेयर्स, उनको यंग एज में रिमूव कराना शुरू करें विद लेजर, नॉट विद वैक्स। वैक्स क्या करता है यार? वैक्स आपकी स्किन को लैक्स कर देता है। व्हेन यू अप्लाई द वैक्स एंड यू पुल इट आउट, आपकी स्किन लैक्स होना शुरू हो जाती है विद द टाइम। ठीक है, लेजर से ये है कि सेफ प्रोसीजर है और परमानेंट हेयर रिडक्शन है। जो बाल एक दफा चला गया है वो उम्र भर वापस नहीं आना। अच्छा, कितने सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं? देखिए, ट्रूली स्पीकिंग 8 to 9 सेशन तो मस्ट है इनिशियली। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस पे जाना पड़ता है। मेंटेनेंस का मतलब ये है कि पहले आप ले रहे हो एवरी मंथ 1 सेशन, ठीक है, देन यू हैव टू मूव लाइक 2 मंथली ले लो, 2 महीने बाद एक सेशन ले लो, मगर इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपके बाल 80 to 90% कम हो जाएंगे, मगर फिर भी 10 to 15% रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बेबी हेयर्स रहेंगे, थिक हेयर्स लेजर बहुत अच्छे निकाल देते हैं। हाँ, ये तो वो रिजल्ट्स परफेक्टली हम देखते हैं कि जो मोटा बाल होता है वो सबसे पहले खत्म होता है और वही बॉर्डरसम होता है, आपको पता है। ट्रू। हाँ, बाकी और हाँ, वो जो बाकी जो बेबी हेयर रह जाते हैं, हमारी आवाम क्या करती है, ब्लीच कर लेती है। ब्लीच करके फिर वो बन के आता है मलाजमा। तो ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है। ये ब्लीचिंग एजेंट्स जो पार्लर्स में यूज होते हैं पॉलिशर के नाम पे, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल, वेरी हार्मफुल। हमारे घरों में बहुत कॉमनली यूज होती है ब्लीचेस, मंगवा के लोग लगा लेते हैं। वैसे ब्लीच का जो इफेक्ट है वो क्यों इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अच्छा, ब्लीच करते क्यों हैं? ताकि हम गोरे लगें। रियली? हाँ, अच्छा, वो जो काले बाल हैं वो छुप जाएं, गोल्डन हो जाएं। ठीक है, मकसद ये है लोगों का, सच पूछे यही मकसद है लोगों का। अब वो काले बाल अगर रहे ही ना, हमने लेजर से खत्म ही कर दिए हैं, तो फिर हम ब्लीच लगा के अपनी स्किन की जो एपिडर्मिस है उसको क्यों जला रहे हैं? जब हम उसको बर्न कर रहे हैं, फिर सूरज में भी जा रहे हैं, गंदा सा मेकअप भी यूज कर रहे हैं, वो छाइयां बन जाती हैं। फ्रेकल्स, सनस्पॉट, छाइयां, मलाजमा, जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना मलाजमा के, मैं पूछती हूँ ब्लीच का कितना इस्तेमाल है। और ये जो लोकल क्रीम्स हैं वो गोरा करने वाली, पता नहीं क्या क्या अजीब किस्म के हसीन नाम है, क्या वो यूज करनी चाहिए? तो उसके वो जो कर रहे हैं वो रो रहे हैं अब सीरियसली। अच्छा, वो इस्तेमाल ना करें तो नॉर्मल रूटीन में क्या क्रीम हम यूज करें? अच्छा, दिल चाहता है कि हम ग्लो करें हर वक्त, ठीक है, और हर वक्त हम एस्थेटिक प्रोसीजर के लिए नहीं भाग सकते, ठीक है, तो इस तरह है कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स हैं। आप प्लीज अपने डॉक्टर के पास आए, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट्स को लिख के देती हूँ, वो मुझे कह रहे होते गोरा होने वाली क्रीम भी दे दें, कहती हूँ आप वो वाली यूज ना कीजिएगा, मैं आपको मेडिकेटेड लिख के देती हूँ। मेडिकेटेड क्रीम में और वो वाली क्रीम में ये फर्क है कि उसमें स्टीरॉइड्स नहीं है। जो मेडिकेटेड क्रीम है उसमें कुजोलिक एसिड और ऐसे एजेंट्स हैं जो कि आपको वाकई व्हाइटनिंग की तरफ, परमानेंट व्हाइटनिंग की तरफ लेके आते हैं। डॉक्टर साहिबा, मसला ये है कि हमें एक से 2 दिन में हमें गोरा रंग भी चाहिए, ग्लो भी चाहिए, पिंकिश आप इमेजिन करें, हाइड्रा फेशियल लोग कराने आते हैं और कहते हैं कि मैं जब यहाँ से निकलूं तो गोरी होनी चाहिए। हाइड्रा फेशियल का ये काम है। सीरियसली मैं तो चाहती हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज ये जो आपने 4-5 हज़ार का हाइड्रा फेशियल कराना ना कराएं। एग्जैक्टली, क्योंकि ये लोग ये समझते हैं कि हाइड्रा फेशियल कराने के बाद हम पता नहीं क्या ही ब्यूटी क्वीन बनने वाले हैं, शक्ल बदल जाएगी।
कुछ भी नहीं ऐसा होता। मैं पहले बताती हूँ, हाइड्रोफेशियल क्लींजिंग, हाँ। डीप क्लींजिंग, और सबसे मजे की चीज वो रिलैक्स कर देता है आपको। हाँ, एक सूदिंग इफेक्ट है। और क्लींजिंग डीप जो आप अपने घर में ब्लैक हेड्स नहीं निकाल पाते हो, जो मसाजेस नहीं आप कर पाते हो, वो वहां पर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स मशीन्स के साथ ना। वी डोंट यूज हैंड्स इन हाइड्रोफेशियल, सारा नीट क्लीन काम होता है। That's nice. तो वाइटनिंग जो है ना इमीडिएट नहीं आती, आ जाती है। अपनी डाइट अच्छी कर लें, डाइट अच्छी करें, ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, बड़ी अच्छी चीज है वो। अगर आपकी वाइटनिंग ड्रिप्स है, वही वाइटनिंग ड्रिप्स जो है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने खुद भी अपने लिए यूज किया। ओह नाइस। मेरी एक स्कूल की टीचर थी, इट्स रियली ट्रू, व्हेन शी मेट मी लाइक फ्यू मंथ्स बैक, तो शी सेड तुम इतनी गोरी कैसे हो गई हो? स्कूल के जमाने में जो रंग था उससे अब इतना डिफरेंस है ये ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन यूज करके। ओह नाइस। अच्छा मुझे एक और चीज ये बताएं कि क्रीम्स की हमने बात कर ली, हमने बात की कि भैया आपने सन ब्लॉक्स यूज करने हैं, क्या देसी टोटके जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो करने चाहिए? हाँ, कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन जरा बस सेफ और हेल्दी साइड पे रह के। अब मैंने देखा है लड़कियां देसी घी में और पता नहीं क्या क्या लगा रही होती हैं, इतना भी नहीं, बस एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते तो एलोवेरा इज अ गुड थिंग, उसको आप चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे वैसे देसी टोटकों का इतना आइडिया नहीं है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप एक साइड पे आ जाते हो, आप उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हो तो आपको बाकी चीजों का नहीं आइडिया होता। दैट्स ट्रू। तो जैसे हम सुनते हैं कि चाय पीती हो इसलिए चेहरे पे बहुत छाइयां आ गई हैं, तो क्या चाय ये चेहरे पे छाइयां लाती है? जी, ये कहते हैं जी चाय खून जला देती है। हाँ जी, नानियां दादियां कहती हैं कि रंग काला कर देती है, चाय जला देती है। चाय ने खून क्यों जलाना है? चाय ने आपके एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाना है और ड्रेन आउट हो जाना, जैसे भी होना है। उसका ब्लड से नहीं उस बेचारे ने कुछ करना चाहे। चाय इज अ गुड थिंग, नो इशू। चाय से हमें ये नहीं हम चाय से काले नहीं होते। चाय से काले नहीं होते। अच्छा, तो दूध से फिर सफेद भी नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं होते। मोटे जरूर हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, लेकिन सफेद नहीं होते। सफेद नहीं। ये तो आपने बड़ी एक दिल तोड़ देने वाली हमारे साथ बात की कि दूध से हम सफेद ही नहीं होते। बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या हम जो डेली बेसिस पे अपनी एक स्किन केयर यूज करते हैं, जैसे हम लोकल मार्केट से जैसे उसको बाय करते हैं, तो वहां पर तो एक सस्टेनेबल टेम्परेचर मेंटेन्ड नहीं होता, तो क्या वो सेम इफेक्ट हमारी स्किन को देते हैं आकर भी, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर? आप ये बात कर रहे हो जो कि कॉस्मेटिक्स की सारी क्रीम्स हैं, हाँ वो यूज़ की जा सकती हैं। उनका टेम्परेचर ऐसे ही मेंटेन होता है कि वो हर टेम्परेचर पे यूज़ की जा सकती है। कोई यानी कि फ्रिज या माइनस टेम्परेचर पे रखने वाली चीज़ नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमने मेकअप्स अपने बैग में डाला हुआ होता है, गाड़ी में रखकर हम चले गए, बहुत ज्यादा गर्मी में वो पड़ा रहा। तो बहुत ज्यादा आजकल तो जरा अवॉइड ही करने बैग में कैरी करने से। तो अगर हम उसको रख देते हैं तो क्या वो हमारे लिए सेफ है, डेंजरस है? या डेंजरस तो नहीं है, ठीक है, सेफ है जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं हो जाती। ओके, एक्सपायरी तक हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक्सपायरी के बाद भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे दिल नहीं मानता। नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन मल्टीविटामिन्स एक्सपायर्ड खाते हुए। नहीं, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल। स्पेशल लिपस्टिक्स जो है ना, ये फिर आपकी डार्कनिंग कर देती है लिप्स की। जब अगर उनकी एक्सपायरी हो गई है तो डोंट यूज इट। नहीं, लिपस्टिक का आपने बात की है, लिप्स डार्क की, तो बहुत सारे लोग इसको जो है वो ग्लोइंग के लिए या पिंकिश लिप्स के लिए आते हैं, तो क्या ये प्रोसीजर्स जो हैं ये कितने टाइम में काम करते हैं, क्या वाकई काम करते हैं? हाँ जी, एस्थेटिक्स में कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम पिंक लिप्स कर सकते हैं, मगर वो सेमी परमानेंट मेकअप कहलाता है। मुझे इतना को बेसिकली पसंद नहीं है। इतना को बस ये है कि बहुत एक्स्ट्रा ब्लैक लिप्स हैं तो थोड़ी सी स्किन शेड अवे हो जाएगी, थोड़ा सा नेचुरल टोन की तरफ से जाएगा। इससे ज्यादा ये नहीं कि गुलाबी हों लिप्स लिपस्टिक वाले, वो पॉसिबल ही नहीं। ओहो, ये तो एक बड़ी सैड खबर आपने हमें दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्किन जो है, हमने बात की है कि उसका सन ब्लॉक यूज़ करना है, ख्याल रखना है। अगर किसी ने बहुत सालों तक यूज़ नहीं किया, अब स्किन बर्न हो चुकी है, तो अब उसका कैसे ख्याल कर सकते हैं? अभी भी इट्स नॉट टू लेट। जब भी आपको मौका मिले, पता एहसास हो जाए कि अब कुछ करना चाहिए, तो गिव इट अ किक। ठीक है, तो सेल्फ केयर कहाँ से शुरू करें? क्या पहला स्टेप क्या हो? हमने वही बात की, सन ब्लॉक सबसे पहले,
उसके बाद हमारे पास सीरम्स आ जाते हैं जैसे कि हियालुरोनिक एसिड है, विटामिन सी है, रेटिनॉल्स हैं। मगर रेटिनॉल्स को ना एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। वो लोग धड़ाधड़ अब इस्तेमाल करें और इमेजिन करें स्किन थिनिंग के साथ आ रहे हैं, फिर स्किन थिन हो जाती है आप अगर एक्सेसिव किसी भी चीज़ की ज्यादती नुकसानदेह है। रेटिनॉल अगर आप यूज़ करने का इरादा कर ही रहे हैं तो ट्वाइस अ वीक करें और सिर्फ रात में करें। अच्छा, तो कितने ड्रॉप्स उसके यूज करें? ये तो नहीं स्पेसिफिक कि कितने ड्रॉप्स यूज करें, बट इतना कि आपका फेस कवर हो जाए। मगर मतलब बहुत ज्यादा अप्लाई ना करें। बहुत ज्यादा नहीं, वो तो वैसे ही ड्रॉपर्स में आते हैं ना, तो ट्वाइस अ वीक इज मोर देन एनफ, इससे ज्यादा नहीं। ओके, इससे ज्यादा करेंगे तो स्किन ब्रेकआउट्स वैसे ही शुरू हो जाएंगे। थिनिंग हो जाती है। थिनिंग का मतलब ये है कि स्किन सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। वो जैसे आपने क्रीम्स की बात की उनके बाद जैसे हो जाती है। जी, वो जो लोकल क्रीम्स हैं उनके बाद जैसे। तो बहुत सारे लोगों के ओपन पोर्स का बहुत ज्यादा मसला होता है, तो ओपन पोर्स को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ओपन पोर को हम हाइड्रोफेशियल से भी ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और बड़े मजे का फेशियल है, हॉलीवुड फेशियल के नाम से है। ठीक है, वो लेजर मशीन के थ्रू होता है, पिको लेजर। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी उसकी शेयर करूंगी आपके साथ। वो मेरा फेवरेट है। आप समझ लें मैं एवरी मंथ वो लेती हूँ अपने लिए, और मैं एडवाइस करती हूँ सबको कि ले लिया करें। क्योंकि अगर आपके पोर्स ही क्लोज हो जाएंगे तो आप एजिंग की तरफ ही नहीं जाओगे। एग्जैक्टली, काफी फर्क पड़ता है। और वो कोलेजन भी इंडक्शन करती है मशीन ना, तो हमें ऐसे प्रोसीजर्स अपनी लाइफ में ऐड करने चाहिए जो कि कोलेजन की इंडक्शन कर रहे हो। जैसे PRP हो गया, जैसे ये हॉलीवुड फेशियल हो गया, ये सब हमारा कोलेजन इंडक्शन की तरफ जा रहा है। माइन्यूट पिन प्रिक्स देते हैं जिससे कोलेजन की प्रोडक्शन होती है। ओके, ये तो सारे प्रोसीजर्स हमने फेस के लिए ले लिए। वैसे ही लड़कियों बेचारियों का बड़ा मजाक उड़ता है कि हाथ और पाँव काले हैं और चेहरा सफेद है। तो इसका क्या करें फिर? हाथ और पाँव के लिए भी हम वही फेयरनेस क्रीम्स यूज कर सकते हैं जो मेडिकेटेड हैं। अच्छा, ठीक जो है। मेडिकेटेड मैं आपको बताई थी वो हम यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा आपने जैसे पहले बोला विटामिन सी ओरल लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इफेक्टिव है। ऑफ कोर्स। बालों का क्या करें? हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है क्योंकि आजकल बालों को कलर करना, स्टाइल करना, डाई करना बहुत कॉमन है। अच्छा, ये जो स्ट्रीक्स कराना, डाई करना, इससे हमारे ना हेयर बहुत ख़राब हो जाते हैं। मैंने भी ये पंगा लिया था। अच्छा। और उसके बाद बहुत मैं पछताई भी थी। अब चूंकि एजिंग की तरफ जा रहे हैं तो ग्रे हेयर्स को तो हाइड करना है। हाँ। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करना चाहिए कि घर में आप खुद ही डाई कर लो, ना जाओ कट डाउन की तरफ। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि बॉक्स डाई जो है वो बहुत डेंजरस है। नॉट रियली, बल्कि मुझे तो बेहतर लगा है। अच्छा एज कम्पेयर टू वो जो कट डाउन वाला पार्लर वाला स्ट्रॉन्ग डाई है ना, उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने ग्रे हेयर वो तो हाइड करने ही है। ऑफ कोर्स। और थिनिंग के लिए हम बायोटिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओरल ले सकते हैं। बायोटिन बहुत अच्छा रहता है, ये विटामिन सी जो भी है बायोटिन। इसके अलावा हम PRP आपने सुना है, जैसे कि वो स्कैल्प के लिए भी बालों के लिए भी यूज होती है, उसमें भी हम बायोटिन की इंजेक्शन ऐड करते हैं। बहुत जबरदस्त कंट्रोल देता है वो भी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा गिर चुके हैं तो वापस रीग्रोथ के लिए हम यूज कर सकते हैं? PRP जो है एक्चुअली रीग्रोथ तो नहीं करेगी, हेयर फॉल को रोक देगी। अगर आपने रीग्रोथ की तरफ जाना है ना तो हमारे पास एक और प्रोसीजर है, स्टेम सेल्स। ठीक है। आजकल मार्केट में इसका भी काफी नाम है, एक्सोसोम्स कहते हैं। तो एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट मैंने देखा है बहुत अच्छा जा रहा है। और अगर किसी बेचारे के बाल है ही कम, लाइक उसकी जेनेटिक में ही बाल कम है, तो क्या उसको हम ग्रो कर सकते हैं? अगर बाल्ड पैचेस आ गए हैं ना, चमकती हुई गंज आ गई है, देन वी हैव टू गो टू अ ट्रांसप्लांट। अगर हेयर फॉलिकल नहीं है ना सर के ऊपर, फिर हम नहीं कुछ कर सकते, ट्रांसप्लांट ही करना है। अच्छा, अगर हेयर फॉलिकल नहीं है तो थिन हेयर को थिक किया जा सकता है एक्सोसोम्स के साथ। अच्छा, उसके साथ ही किया जा सकता है। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा जा रहा है। तो ये जो हम देखते हैं कि जी बड़े टोटके होते हैं कि जी चावल का आटा मुंह पे लगा लो, सर पे लगा लो, और उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स बड़े इफेक्टिव होते हैं। वैसे अच्छी चीजें खा सकते हैं, आपका स्टमक अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स। हाँ, आपका ये, लेकिन चेहरे पे लगा लो, बालों पे लगा लो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जी। तो जैसे हम ये अक्सर बात करते हैं कि लेमन जो है वो एक बड़ा ब्लीचिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को, तो क्या नेचुरली लेमन को डायरेक्ट अप्लाई करना स्किन के लिए सेफ है? नॉट रियली। ठीक है। आप लेमन को वैसे अपनी डाइट में कहवे के तौर पे इस्तेमाल कर लो, एंटीऑक्सीडेंट है। आपका स्टमक हेल्दी रहेगा। लेकिन ऐसे स्किन पे मैं इसलिए नहीं एडवाइस करी क्योंकि काफी लोगों को ना ऑयली स्किन की वजह से एक्नी पे निकल आते हैं, तो अवॉइड ही करें। तो अगर किसी के चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्नी है और वो बड़ी एक्नी प्रोन भी है, तो उसकी क्या एक रूटीन होनी चाहिए स्किन केयर? देखें, अगर तो एक्नी प्रोन है और एक्टिव एक्नी भी चल रही है तो प्लीज सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि मेडिकेशन नहीं जा सके। ठीक है। फिर वो जिस तरह गाइड
करेंगे उस तरह करना चाहिए। नहीं, अगर आप हमें कुछ रिकमेंड ये कर दें कि लाइक उनको क्लिनजिंग की तरफ जाना चाहिए। बेसन शेसन यूज नहीं करना चाहिए। मैंने लिटरली ऐसे अपने क्लाइंट्स देखे हैं जिनको मैं एक्ने का ट्रीटमेंट दे दे के थक गई हूँ और हिस्ट्री में पता चलता है वो तो बेसन से मुंह धोती हैं। वो तो और ऑयली करेगा ना स्किन को। इस किस्म के टोटकों से अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है। कुछ अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे जा रहे हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करें जो वो कह रहे हैं। फेस वॉश भी इवन मैं लिख के देती हूँ। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ जो कहते हैं कि हम किसी के पास भी जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग घर पे बैठे हुए क्या रूटीन फॉलो कर सकते हैं फॉर एक्नी या वैसे भी नॉर्मल अपनी स्किन को ग्लो कराने के लिए या अच्छा करने के लिए? जरूर कर लें कि वो ये जो लोकल वाइटनिंग क्रीम है ना वो ना लगाएं और वो ब्लीच पार्लर्स में जाके ना कराएं। ठीक है, तो ये अपनी जिंदगी आसान कर लेकिन आजकल तो पार्लर्स में भी हाइड्रा फेशियल बड़ा कॉमन हो गया है। अच्छा, फिर वो देख लेना चाहिए उन्हें सबसे पहले कि ये मेडिकेटेड भी हो रहा है कि नहीं, कहीं उसी में हाइड्रा फेशियल के नाम पे वो ब्लीचिंग एजेंट तो नहीं कहीं डाल रहे। इसलिए मैं कहूँगी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाकर अपना हाइड्रा फेशियल कराएं। पार्लर्स में मत जाएं, अवॉइड करें। तो अगर हमने जैसे बड़े लोगों का मैंने ये देखती हूँ कि वो कहते हैं कि जी हमने बाल कटवा दिए थे तो अब लंबे ही नहीं हो रहे या दोबारा से रीग्रोथ हुई ही नहीं, तो उसकी रीग्रोथ के लिए भी पीआरपी ही है या कुछ और कर सकते हैं? और वो बायोटिन सप्लीमेंट जो मैंने आपको बताया वो बहुत अच्छा रहेगा। सही, बिल्कुल सही। जी जी। अच्छा, आजकल हम एक बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं और वो ये है कि बॉडी कंटूरिंग बहुत लोग जो है वो प्रेफर करते हैं, तो इसके हवाले से कुछ बताएं, क्या कर सकते हैं, कैसे करें? अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि ये एक्स्ट्रा फैट निकला हुआ है, इसको ख़त्म करके बॉडी कंट्रोल कर लें। वो मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारे पास फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस हैं, कुछ हद तक वो भी काम करते हैं, कुछ आपकी एक्सरसाइजेस भी काम करती हैं। ठीक है, वो ओवरऑल आप वेट लॉस करते हो तो आपका सारा फिगर अच्छा होता है। कुछ इश्यूज ऐसे देखने में आते हैं कि स्पेशली फीमेल्स को कि ब्रेस्ट इन्हांसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट इन्हांसमेंट में हमारे पास स्टैटिक्स में 2 किस्म के प्रोसीजर हैं। एक हम फिलर्स के थ्रू ब्रेस्ट इन्हांसमेंट करते हैं, ये टोटली नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, लाइक विद इन एन आवर बिल्कुल आप लाइक कंफर्टेबल लेते हुए हो और एक्टिव हो, कोई हमने जेनेस्थीसिया नहीं दिया, सिर्फ लोकल इंजेक्शन लगाकर आप फिलर इंजेक्ट कर देते हो। इसके अलावा हमारे पास फैट ग्राफ्ट की ऑप्शन होती है। फैट ग्राफ्ट से भी हम आपके उस एरिया में जहाँ से आपका फैट ज़्यादा है, स्पेशली पाकिस्तानी फीमेल्स में बेली एरिया में, लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा होता है, वहाँ से फैट निकाल के हम ब्रेस्ट में इंजेक्ट करते हैं, वो फैट भर देते हैं। तो वो ज़्यादा हेल्दी प्रोसीजर है। ये ट्रीटमेंट क्या परमानेंट होता है? जो फिलर्स के साथ हम एनहांसमेंट करते हैं वो ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर रहता है। ठीक है, लेकिन जो फैट के साथ करते हैं वो ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम निकाल लेता है, 5 से 6 साल। अच्छा, लाइक वी हैव टू गो फॉर इट अगेन। हाँ, क्योंकि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, बॉडी डिसॉल्व कर लेती है समटाइम। अगर आप वेट लॉस करते हो तब भी फैट डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। वही बात है कि ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को रखेंगे तो ही हम मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं उनकी स्किन की रूटीन, जैसे हम बात करें कभी एक्ने है, कभी नहीं है, कभी स्किन क्लियर है, टोटली वो उनके साइकिल पे डिपेंड कर रही है। तो उसके हवाले से कि क्या कुछ रूटीन बदलनी भी चाहिए, क्या करना चाहिए उसमें? अच्छा, ये नेचुरल है, ये हार्मोनल साइकिल ऐसे ही होता है फीमेल्स में बिफोर मेंस्ट्रुएशन। ये पॉप अप हो जाते हैं एक्नी ना, तो इट्स अ नेचुरल थिंग। अगर ऐसा हो जाता है तो बस अपनी क्लिनजिंग का ख्याल रखें, फेस क्लिनजिंग का, उसको बर्स्ट आउट ना करें कि वो स्कार्स में कन्वर्ट हो, वो खुद ही साइकिल के साथ ठीक हो जाता है। अपनी डाइट को थोड़ा सा अच्छा रखें, हेल्दी रखें, जंक फूड का इस्तेमाल कम करें। तो अगर आपके पास कोई ऐसे लाइक ब्राइड्स आती हैं जो ब्राइड टू बी हों, जिनकी ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद शादी है या कुछ, तो उनको आप क्या रिकमेंड करती हैं कि वो स्किन केयर में क्या करें? अच्छा, वो हम देख लेते हैं कि इनको किस प्रोसीजर की ज़रूरत है। ज़्यादातर ब्राइड टू बी में हम ये हॉलीवुड फेशियल और PRP ज़्यादातर यही करते हैं, उसी से बहुत ग्लो आ जाता है। अच्छा। तो ग्लो में बेसिकली वही बात है कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी चाह रही होती है। हाँ, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए ना। आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स कराते रहो, 4 मंथली कराते रहो, 6 मंथली कराते रहो, थोड़ा सा इन टच रहो, थोड़ा सा अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करते रहो। इवन मेरी काफ़ी कोलीग्स हैं डॉक्टर्स जो कि कहती हैं अभी नहीं तुम्हारे पास आना, 50 साल के हो जाएंगे ना तब आएंगे। सीरियसली, तब आप प्लास्टिक सर्जरी पे जाएं। हाँ, एग्जैक्टली, तब आप प्लास्टिक सर्जरी पे जाएं, तो आप छोटे छोटे प्रोसीजर्स नहीं करा रहे हो, इन्वेस्ट नहीं करे स्किन पे, तो वो बहुत सैगी हो जाएगी एकदम से। तो वही बात है कि जैसे आपने पहले कहा कि 25 में हमें ये स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल
मल्टीविटामिन्स 25 में आप स्टार्ट कर देने चाहिए, बिल्कुल कर देना क्योंकि चाहिए। एजिंग साइंस हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस माइट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से 17-18 में ही हम देखते हैं कि आपकी जो है ना रिंकल्स आय के साइड पे बहुत ज़्यादा विजिबल होने शुरू बिल्कुल हो ऐसा जाते ही है। हैं। स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं कि जी डार्क सर्कल्स हैं, रिंकल्स हैं, पढ़ पढ़ के स्क्रीन टाइम यूज कर करके। ऑफ कोर्स। तो ऐसा है, इट्स ट्रू। तो क्या स्क्रीन टाइम अगर हम कम कर दें और कोई डाइट बेहतर कर लें तो क्या ये होता है कि नेचुरली वो खत्म हो जाए डार्क सर्कल्स हमारे? हाँ, डार्क सर्कल्स पे तो आपकी नींद ही पूरी हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। डार्क सर्कल्स तो ट्रीट हो सकते हैं। पानी पिए, नींद पूरी एग्जैक्टली करें। हाइड्रेटेड करें अपने आप को, हाइड्रेशन अच्छी रखें, नींद पूरी करें। तो ये चीज़ें तो मैटर करती है। स्क्रीन टाइम कम करें, आप फ्रेश लुक देंगे, जो कि हम नहीं करेंगे। क्या स्क्रीन टाइम का चेहरे के ग्लो पे भी इफेक्ट आता है? कुछ हद तक, क्योंकि देखें वो एक्चुअली स्क्रीन टाइम का यही है ना कि लाइट्स, यूवी लाइट्स आपके हर वक्त पड़ रही हैं फेस पे, वही हम सन ब्लॉक इसीलिए तो लगा रहे हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो अब आप रूम में जो लाइट्स यूज़ कर रहे हैं वो इस एंगल पे यूज़ करें कि आपके फेस पे डायरेक्ट ना आ रही हो, आपके बैक पे जा रही हो या ऊपर से नीचे हैंग हो रही हो सर की तरफ। ये भी तो लाइक वही काम करिए जो कि सन आपको जितना डैमेज दे रहा है, ये भी लाइट्स जो रूम लाइट्स है ये भी उतना ही डैमेज दे रही हैं। और वही जैसे हम कह रहे होते हैं कि यूवीए और यूवीबी रेज जो है वो दोनों ही आ रही हैं रूम्स में और उसको सही। तो उसके अलावा जो है जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि हमने ठीक है लाइट्स को भी अपने को चेंज कर लिया, लेकिन हम हर वक्त डार्क में तो नहीं रह सकते। और रात के टाइम पे जो मोबाइल यूज करना है, क्या वो स्किन पे ज्यादा इफेक्टिव होता है खराब करने में? मोबाइल तो वैसे 24 घंटे यूज करना ज्यादा खराब काम कर देता है, लेकिन थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए हमें। अच्छा। तो स्लीप पैटर्न क्या आपकी स्किन पे इफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है। आपकी स्लीप पैटर्न जो है 8 आवर्स का जरूर होना चाहिए और रात की नींद हमें ये पूछने लगी थी क्या किसी भी टाइम 8 घंटे कर लें? स्पेशली रात की नींद। अब बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो आके पेशेंट्स बता रहे होते हैं कि हमारी जॉब ही रात की है, हाँ हमारी शिफ्ट नाइट है, तो हम उसमें क्या करें? बस वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उनके लिए कोई तो हल निकालें कि जिसपे बेचारे जो है ना कुछ समझ सकें। अच्छा, आप ये नोट कीजिएगा, फिर उन लोगों की स्किन पे डल होगी और वो थके थके होंगे, जितना मर्जी वो दिन में सो जाए ना, उनकी वो पैटर्न नहीं बन सकता, वो एक्टिव नहीं होंगे उस तरह जैसे हम लोग होंगे जो कि रात में सोते हैं। तो ये एक नेचुरल इसी तरह फिनोमेना बना हुआ है। ऐसा हार्मोन हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है जो कि रात में ही निकलता है, जो साफ बात है। अल्लाह ताला ने 11 बजे सिक्रीट होता है, 3 बजे खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। तो वो हम उससे कितना लड़ेंगे? तो नाइट स्लीप इज मस्ट। तो इसमें जो है हमारी स्किन के ग्लो के लिए जो वॉक है, एक्सरसाइज है, क्या वो भी काम करती है? काफी हद तक बिल्कुल काम करती है। लेकिन हमने अक्सर ये नोटिस किया है कि हम चाहे नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, चाहे आउट ऑफ कंट्री जाएं, वहां से आकर एक तो स्किन बड़ी टैन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए क्या करें? उसकी वजह ये हम सनब्लॉक यूज नहीं करते। हाँ। मैंने बड़े लोगों में देखे, वो कहते हैं हम सनब्लॉक यूज करते हैं, अच्छा, फिर भी ये इशू रहता है। फिर वो अच्छे वाला नहीं यूज करते जिसमें SPF 60 हो या 80 हो। जैसे आप उम्रा करने जाते हो, इतनी जबरदस्त हीट होती है तो स्किन बर्न हो जाती है। तो अच्छे वाला सनब्लॉक हैवी किस्म का यूज करना चाहिए। फिर वो आप कैप्स का यूज करें, इससे अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें। कितना मैक्सिमम SPF जो है वो 80 तक अच्छा है। 80 तक यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या ये हो सकता है कि हम 2 40-40 के मिला के यूज कर लें? क्या जरूरत है? कर ले। मेरे से लोग किस किस तरह के सवाल करते हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती। हमने अच्छा, ज्यादा 40 वाली ही उसमें आती है ना मैन्युफैक्चरिंग में। यू आर राइट। हाँ, ऐसा है 40 या मैक्सिमम 60। हाँ 60 मिल जाता है। 50-60 हाँ कर सकते हैं। वो भी आप कंसंट्रेशन को हार्ड कर लें, लेकिन ट्राई टू फाइंड अ गुड वन। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें इस मामले में। सही। हम फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो है वो विजिट्स अपने जो है वो आप कह रही हैं ज्यादा रखें? बिल्कुल, फीमेल्स को तो रखने चाहिए। नहीं, मेल आजकल मैंने देखा है बहुत वो कंसर्न्ड है। बिल्कुल। तो क्या मेल को भी कितने प्रोसीजर्स उनके भी क्या सेम काम होता है? मेल मैंने ज्यादा देखे हैं मेल्स जो एस्थेटिक सेंटर में आते हैं, वॉक इन करते हैं, वो ज्यादा अपने बालों के इशू को लेकर आते हैं। ठीक है। वो फेस के लिए इतना कोई खास कंसर्न नहीं होते जब तक अनटिल अनलेस उनको पिटेड स्कार्स ना पड़ गए हों, तब वो आएंगे, वरना वो गोरे शोरे हो जाएगा कोई उम्मीद नहीं रखते। अच्छा, मैंने बड़े पेशेंट्स देखे हैं जो लेजर्स के लिए बड़े एक्टिव होंगे। हाँ, लेजर्स के लिए। हाँ, स्किन वाइटनिंग के लिए बड़ा होंगे, स्कार्स के लिए होंगे।
लेकिन आई फील लाइक कि हमें इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए. अच्छी बात है. दिस इज फॉर बोथ हाँ, साइड्स. हाँ, हाँ. तो हमें मर्दों को भी अपॉर्चुनिटी प्रॉपर देनी बिल्कुल देनी चाहिए चाहिए. भी और देनी पड़ेगी भी. इवन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है स्टैटिक सेंटर का, कभी इस तरह कोई मैसेज वगैरह आए ना कि आप मर्दों को भी ट्रीट करते हैं. ऑब्वियसली स्टैटिक सेंटर है, इट्स फॉर बोथ. या सही. तो कोई ऐसा कभी केस आया हो जिस पे लगा हो कि नहीं यार ये तो काम बहुत ही स्किन तबाह खराब हुई है और उसको... नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है. विद टाइम आप छोटे छोटे प्रोसीजर्स करके बेटरमेंट की तरफ जा सकते हो. क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों का दिल करता है कि हम एक विजिट में ही टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करें. ऐसा नहीं हो सकता. ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, ये छोटे प्रोसीजर्स है स्टैटिक के, इनमें आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलता है. तो वो रिजल्ट्स अगर हम लाइफ लॉन्ग रखना चाहते हैं तो उसका यही है कि हमें बार बार विजिट करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना चाहिए. हाँ जी, बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए इन चीज़ों को. थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी स्किन पे. जैसे हम कपड़ों पे इन्वेस्ट करते हैं तो स्किन पे करें. स्किन अच्छी ना हो, कपड़ा लाखों का पहनना हो, वो देखेगा. एग्जैक्टली, दैट इज सो ट्रू. जैसे वही हमने पहले जैसे एग्जांपल मरियम नवाज की मरियम नवाज देखिए, उसने सिंपल सा ड्रेस पहना होता है, मुझे नहीं पता कितने का होता है. लेकिन उसकी स्किन ग्लो करी होती है ना. देखने में सिंपल ही लग रहा होता है, नहीं तो लेकिन सूट करता है. हाँ, एलिगेंट लगती है, नो डाउट. क्योंकि आपने उस पे एक एफर्ट पुट इन की हुई है अपनी स्किन पे. बिल्कुल ऐसे ही है. यही कहना चाह रहे हैं, अगर आप शक्ल वाइज खूबसूरत लग रहे हैं, ये नहीं मैं कह रही कि खूबसूरत हो, यानी कि आपने क्लीन अपना फेस अच्छा रखा हुआ है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें तो एटलीस्ट कुछ हाइड्रेशन अप्लाई की भी अपने हाथों पे, पाँव पे, फेस पे, टोटल उसको एक मेंटेनेंस की तरफ चले. कोई लास्ट मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें, मर्द और खवातीन दोनों को, कि किस तरह से अपनी स्किन को बेहतर करें? मैं ये कहना चाहूँगी सनब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें. बिल्कुल ठीक है. और वाटर इंटेक ज़्यादा रखें. बिल्कुल सही. और अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करें. दैट्स अ वेरी गुड मैसेज आई वुड से. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और आई होप आप सबको जो है वो पॉडकास्ट का मज़ा आया होगा, आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा. और इसके बाद और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोग ये सोचेंगे ज़रूर कि अपनी स्किन पे कोई थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें. और मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर साहिबा के साथ आज ही चली जाती हूँ और जितने प्रोसीजर्स करा सकती हूँ मैं भी इसी सोच के साथ जाऊँगी कि आज ही बिल्कुल परफेक्ट होकर निकलूंगी. सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज़.